चलिए, कैन आई स्टार्ट? श्योर, अगर स्ट्रीमिंग देख लो तो हमने पिछले दिन दो कॉन्सेप्ट सीखे थे. वन इज होल्डर एंड अनदर इज होल्डर इन ड्यू कोर्स. वैसे हमने प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स के बारे में भी जाना था, बट द मेन डिस्कशन इन लास्ट क्लास वाज अबाउट क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, जहां एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आया था. वन वाज अकाउंट पे क्रॉसिंग, जिसको और एक नाम से जानते हैं रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, एंड एक और नाम नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग. तो स्टूडेंट्स को लगता था नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग मींस दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स, बल्कि ये आंसर नहीं था. ये आंसर तो अकाउंट पे क्रॉसिंग का था कि इसका फर्दर ट्रांसफर आप नहीं कर सकते. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग का आंसर क्या निकला था? द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक is not better than that of the transferer of the check. हमने पिछले क्लास में एक शब्द सीखा था होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसको आपने अपने कॉपी नोट्स में भी लिखा था. पैरेलली कॉपी प्लीज खोल लीजिएगा. कि एक ऐसा शख्स जिसके पास इंस्ट्रूमेंट पोजेशन में आता है, याद आ रहा है, इन हिज नेम एंड ही हैज द राइट टू रिकवर. ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है. दादाजी अगर तुमको बर्थडे पर चेक देते हैं लिख करके, तुम्हारे नाम पर दिए हैं, तुम्हारे पोजेशन में आया है, एंड यू हैव द राइट टू रिकवर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कई बार किसी और का गिरा हुआ चेक मिल जाता है तो आपके पोजेशन में आ जाता है. अब आप बोलोगे हाथ हिला के होल्डर हो, नहीं हो, यू डोंट हैव द राइट टू रिकवर. वो अलग बात है कि कई बार तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, सेल्फ चेक में पेमेंट लेके भाग गए, बट यू डिडंट हैव द राइट टू रिकवर. उसी तरह एक और शब्द आया था होल्डर इन ड्यू कोर्स, जहां पर हम लोग बचपन की एक बात याद किए थे. एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, बट एवरी होल्डर इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. क्या याद आता है? अगर आपको याद आता है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ऐसा होल्डर है जो कंसीडरेशन के अगेंस्ट में कुछ पाया हो उस बिल को, नंबर वन. जो बिफोर मैच्योरिटी डेट पा लिया हो, number 3, the instrument is complete, all details and every other formality is complete. And number 4, the most important one, that the holder in due course acted in good faith. It means he does not have notice of any prior fraud which has taken between earlier parties at any earlier stage. उसको नहीं पता था. एंड इसी होल्डर इन ड्यू कोर्स के टॉपिक को डिस्कस करते करते जब क्लास एंड हो रही थी, मैंने एक सस्पेंस के नोट पे एक लाइन शुरुआत की थी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक बात बताओ, जिसको उससे टाइटल मिलता है, चाहे उसके टाइटल डिफेक्टिव हैं, पर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास सारे सही टाइटल आ जाते हैं. सर मतलब, आज वापस देखते हैं. लुक एट द स्क्रीन. ये सब पिछले दिन का है, जो बिना पढ़े आ गए हैं. आई व्हाट कैन आई से. आइए, फीस दिया हुआ है, घर पे बैठिए. लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन. वैसे याद दिला दूं, कल संडे है, 10:40 पर क्लास शुरू होगा. 10:42, 10:43 शुरू में रिवाइज कराएंगे. अगर आप कोई दूसरे ट्यूशन से आ रहे हैं तो ऐसा कोई खास लॉस नहीं है. 10:50 ऑनवर्ड्स आई विल पिक अप द मेन टॉपिक, तो ट्राई टू कम अर्ली. एंड अगला संडे इस महीने के शायद 26 तारीख को मैं नहीं रहूंगा इस शहर में, तो आप संडे को मत आइएगा सेंटर पर. पहले से बोलते रहो माइंड को, वरना कई लोग उठ के आ जाएंगे, फिर बोलेंगे आप कब बोले थे. या थर्सडे सैटरडे सब क्लास है कमिंग वीक में, और कुछ अगर एक्स्ट्रा भी लूंगा और कोई लोग खाली होंगे तो आ जाएंगे. हाँ तो आ जाओ, अगला संडे टेस्ट दे देता हूं, ठीक है. हम तो बोले थे, लोग ट्राई करे थे, अभी नहीं, बाद में नहीं. तो अगला संडे आई विल अनाउंस अ टेस्ट. यू कैन कम टू द सेंटर एंड गिव द टेस्ट, नॉट एन इशू. नेक्स्ट, अब ये एग्जाम्पल पे आ जाइए सब, जो लोग घर से भी कर रहे हैं, ये मेन एग्जाम्पल है. और सुनो, सीएमए और सीएस में तो यही एग्जाम्पल बार बार पूछते हैं एग्जाम में, पता नहीं क्यों, उनका फेवरेट है. सीएमए बहुत स्टॉक है, एनआई एक्ट पे दे हैव इमेंस कलेक्शन ऑफ स्टॉक. बट अगर आप सीएमए का एग्जाम कर रहे हैं तो आज 4 जो एग्जाम्पल करवाऊंगा ना, वहीं से आप देखोगे सब कुछ आ जा रहा है आपके लाइफ में. लुक एट द स्क्रीन्स. BCDE, इस एग्जाम्पल में जो लोग नहीं लिखे थे, देखो बी को हम लोग बोल रहे हैं एक्सेप्टर ऑफ द बिल, और वो ड्रॉवर कौन था? सी था. लैंग्वेज मिला. तो बी ने सी के फेवर में एक्सेप्ट किया, क्योंकि सी ने कुछ फ्रॉड्यूलेंट बातें कर कर उसको फंसा लिया होगा बी को. सी ने फिर बिल इंडोर्स कर दिया डी को, और इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था द डी इज HIDC.
अज्यूम्ड है कि वो सारे तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है, गुड फेथ, कंसीडरेशन एंड बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मेन तीन ये है। और फिर डी से बिल चला गया ई के पास, और क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है सी गॉट एक्सेप्टेंस ऑफ बी बाय फ्रॉड। तुम्हारे प्लॉटिंग थे डायग्राम में, एक्सेप्टर, ड्रॉवर, ये सब लाइंस थे। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था डी इज HIDC एंड ई नोज ऑफ द फ्रॉड। एंड फिर क्वेश्चन पूछता है कैन ई रिकवर फ्रॉम बी। तो उस दिन एंडिंग फेज में मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था, मैंने बोला था टेंशन में मत आओ, मैं फिर पढ़ाऊंगा। तो एक क्वेश्चन पहले तो ये आता है, मैंने डांस करके भी दिखाया था आपको, कि जो HIDC होता है वो अपने हर प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। तो D इज HIDC, उसके प्रायर पार्टीज कौन है, B और C। तो D कैन रिकवर फ्रॉम B एज वेल एज C। सर B तो बोलेगा ना मेरे संग फ्रॉड हुआ है, भाग यहां से, फ्रॉड है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बचपन में पढ़ा होगा, हम कैंसिल कर रहे हैं, नहीं देंगे तेरे को। वो बोलेगा ये NI एक्ट है, और NI एक्ट में लिखा हुआ है HIDC होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ इट्स प्रायर पार्टी। तो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का आधा ज्ञान मत लगाना, सर फ्रॉड है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, भी तो मना कर देगा। ये एक स्पेशल एक्ट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर हावी हो जा रहा है, दैट HIDC कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टी। सुबह का टाइम है, थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करके आप अलग लेवल पे चले जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब रुको, HIDC कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टी, ये सबको सेट हो गया। मेरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आया था, कैन ई रिकवर फ्रॉम बी। अगर मैं भी स्टूडेंट होता ना, मैं भी यही बोलता, नहीं सर वो नहीं कर पाएगा, सर वो फ्रॉड के बारे में जानता है, पर अब मैं बड़ा हो गया हूं, स्टूडेंट नहीं हूं। ओके, अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट उस दिन शुरू किया था। ये नोज ऑफ द फ्रॉड देखकर इमोशनल आपको बहुत हर्ट हो गया होगा ना, नहीं सर जानता है फ्रॉड के बारे में, नहीं कर पाएगा। पर एक नया लॉ का लाइन सुनो, NI एक्ट में एक और गजब बात लिखी हुई है। क्या बात है वो? NI एक्ट में बात लिखी हुई है दैट एनी पर्सन, हिंदी में सुनो पहले, हु गेट्स टाइटल फ्रॉम HIDC गेट्स ऑल द राइट्स ऑफ HIDC। ओ, जिससे HIDC रिकवर कर सकता था उससे अब E भी रिकवर कर सकता है। ओके, एक और पॉइंट भी है, एनी पर्सन हु गेट्स टाइटल फ्रॉम HIDC, all the defects in his title, the person who gets the title from HIDC, all defects are cleansed. E का टाइटल थोड़ा सा डिफेक्टिव लग रहा था हम लोग को, he knows of the fraud, but उसको टाइटल किससे मिला? HIDC से। तो उसके सारे डिफेक्ट्स क्लियर हो गए, और जिससे E रिकवर कर सकता था, सॉरी D, HIDC रिकवर कर सकता था, उससे E भी कर पाएगा। यानी ई को ना मिदास टच का फायदा मिला है। एक स्टोरी था फेरी टेल्स और के समय कि जिसको छूता था वो किंग, वो सोना बन जाता था। यहां पे मिदास कौन है? किंग मिदास एक राजा था, वो वरदान मांगता था, वो लालची था, मैं सब चीज को छू और सोना बन जाए। तो अपनी बेटी को भी छुआ, वो भी सोना बन गई। तब आंखों से रोने लगा कि अरे नहीं, ये वरदान नहीं चाहिए। जो लोग स्टोरी नहीं जानते थे बता दी, हाँ, तुम लोग सिर्फ टुनटुन मौसी और भीम के बारे में जानते थे। तो अब देखिए यहां पे व्हाट इज मिदास टच, जिसको भी HIDC से टाइटल मिलता है उसके सारे डिफेक्ट्स क्लीन हो जाते हैं। यानी ई के टाइटल में डिफेक्ट था पर वो क्लीन हो गया, बिकॉज ई गॉट द टाइटल फ्रॉम HIDC। अब कोई ना कोई गंदा SMS करने वाला है, सर ई के बाद अगर F होता तो F का भी क्लियर हो जाता, क्या नहीं होता? बिकॉज F को तो ई से मिला है। अब हम लोग बोल रहे हैं जिसको डायरेक्टली HIDC के से जस्ट मिलता है उसके टाइटल क्लीन हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बताओ वापस, कैन डी रिकवर फ्रॉम बेबी बी? हाँ, बिकॉज HIDC है। कैन डी रिकवर फ्रॉम सी? हाँ, HIDC है। कैन ई रिकवर फ्रॉम बी? यस। कैन इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छा तीनों ही आ गया। कैन, हाँ, अगर F होता तो क्या F रिकवर कर पाता B से? नहीं कर पाता। ओके, क्या चीज? तो भी नहीं, वो HIDC के लिए है। हाँ, तब हाँ, फ्रॉड, अगर फ्रॉड के बारे में नहीं जानता तो कर ही पाता। अगर वो सेम सिनेरियो होता कि F न्यू ऑफ द फ्रॉड तो नहीं कर पाता। हाँ, एक अच्छा चीज, C और D के रिश्ते को देखो। मतलब बेसिकली मेरे को किसके रिश्ते को देखना है पता है आपको? D को और C को। D कौन है? HIDC, ब्रैकेट में ट्रांसफरी बोल सकते हैं जिसको मिला है। और C कौन है? ट्रांसफरर। तो बोलते हैं कि चाहे ट्रांसफरर के टाइटल में खोट है, चोर है ना,
सी तो चोरी है, पर डी के टाइटल पर कोई खोट। तो एक बहुत पॉपुलर लाइन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में, द टाइटल ऑफ ट्रांसफरी HIDC इज बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। इसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में नेगोशिएबल वर्ड बोलते हैं। नेगोशिएबल वर्ड डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफरेबल। पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का जो लीगल में लाइन है, द वर्ड नेगोशिएबल मीन्स द टाइटल ऑफ ट्रांसफरी HIDC इज बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। सी के टाइटल में खोट है, पर डी के टाइटल पे कोई खोट नहीं हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? मैं 1 मिनट टाइम दूंगा, अब एक बार आंसर फिर पढ़ो, एक बार फिर पढ़ो, मैं फिर क्वेरीज लेता हूं। स्टार्ट ऑब्जर्विंग एवरीवन। अब ये ना आप थोड़ी देर बाद हम बहुत लिखवाएगा आपको, पहले बैकग्राउंड रेडी कर रहा है। ओके, नमन एक बार स्टेज पर आओ, कुछ कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करना है, एक बार आओ। HIDC के बारे में तुम इतना देर से पढ़ रहा है, तो मेरे को एक बात, इधर आ गया हो। HIDC कौन होता है? एक छोटा सा लाइन बनाओ। HIDC इज अ होल्डर हु सैटिस्फाइज 3 कंडीशंस। Holder must have obtained the bill for consideration very good. The holder must have obtained the bill in before maturity. ठीक है, before maturity, and the holder must have obtained the bill in Good faith. very good. What is good faith? He must not be aware of any of the frauds which was present between the in earlier stages in earlier party. ठीक है। एक प्रिविलेज बताओ। HIDC के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार होता है। When SIDC gives title to his transferee, then the transferee is has cleaned all his defects in his title and gets all the rights which the HIDC has. ठीक है, चलेगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट प्रिविलेज होता है। HIDC can recover from HIDC can recover from any of his prior parties. any of the prior party। जिसके संग फ्रॉड हो उससे भी रिकवर कर लेगा। क्या पढ़े हो फाउंडेशन में? पागल हो क्या? Yes, पागल हो? यस बोल रहे हो? No. HIDC can recover from any of his prior parties in contract that it was stated that. वो ठीक है, बना रिकवर कर सकता है ना? हाँ, राइट, गुड। तो डिड यू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग चाप करना बहुत जरूरी होता है। अब कभी नहीं भूलेगा। जैसे तुम लोग एक कॉन्सेप्ट एजुस्डिम जेनरिस कभी नहीं भूल सकते हो, वैसे HIDC का भी वैसे ही धीरे धीरे हौले हौले एक शेप आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बोर्ड देखो, आंसर मत देखना। क्वेश्चन नंबर 2। ओ सॉरी, एक सेकंड, बोर्ड दिखाता हूं। दिख रहा है? अच्छा, एक अनाउंसमेंट हर बैच में करता हूं अभी, क्योंकि एक सीजन चल रहा है। आपकी बिल्डिंग में कोई अगर बोर्ड एग्जाम्स दिए हों और नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो, समझ में आ रहा है, फाउंडेशन जो भी, तो CA CMA CS फाउंडेशन के नए बैचेस शुरू होंगे। आप मेरा नंबर डायरेक्टली दीजिएगा, स्टाफ लोग फोन उठाते नहीं है। स्टार्ट रीडिंग। ये एक सेम एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन 2 देखो एक बार, बोर्ड पर देखो, कुछ कारण है, आंसर मत देखना अभी। बी एक्सेप्टेड है, पिछली बार की तरह लिखो, तुम लिखो। फ्रॉड किया उसके संग सी ड्रॉवर है। डी HIDC है सर, सेम ही तो है सर, थोड़ा अलग है, पढ़ो।
चलिए स्टार्ट। रेडी एवरीवन? तो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक्सेप्ट बाय फ्रॉड, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन है कैन सी रिकवर फ्रॉम बी। मेरी बात वापस सुनो, कैन सी रिकवर फ्रॉम बी। और आंसर पता है क्या निकला? अगर अभी तक जो पढ़ाया सुबह तक उसके अनुसार सबको यस लग रहा था, क्योंकि सबने एक लाइन सुन लिया था, जिसको HIDC से टाइटल मिलता है वो सारे राइट्स HIDC के पा लेता है। तो अगर डायग्रामेटिकली तुम देखोगे तो डी के बाद किसके पास गया? सी। तुम तो लकीर के फकीर हो गए, सर HIDC से मिला है, अब तो सी सर रिकवर कर ही लेगा बी से। सुन, हिंदी में कहावत सुनो, हाँ, जो लोग हिंदी शास्त्र के बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते कोई बात नहीं। अपने लोग ये मेंटालिटी होता है ना, मतलब मैं भी हिंदू हूं पर उसको मुंह मत लीजिएगा। अपने सोचते हैं ना गंगा नदी में नहा लो, उस दिन सारे पाप धुल जाते हैं, डुबकी लगा लो। सुना है ना कहावत? मेरे को तो लगता है कि लोग कैसे जा सकते, ठंड और लगता है। गंगा नदी में स्नान करने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं, कहावत सुना होगा आपने, द इंडियन ट्रेडिशनल मतलब मिथ। तो वैसे ही गंगा नदी कौन है पता है मेरे एग्जाम्पल में? HIDC। कि HIDC के हाथों से ले लो पानी तो सारे पाप धुल जाते हैं। पर एक और एक कहावत सुनो, जो बहुत ज्यादा पापी होगा ना वो गंगा नदी में नहाने के बाद भी पाप नहीं धुलेगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय बहुत ज्यादा पापी? जो खुद फ्रॉडस्टर है, जो खुद चोर है, जो खुद फ्रॉडस्टर है, वो HIDC से टाइटल पाके भी मिडास टच का फायदा नहीं उठा पाएगा। तो अचानक ये वाला लाल वाला भावुक हो गया बैठा भैया, तो ऊपर क्या हुआ था? ऊपर कैसे कर लिया था? हाउ कुड ई रिकवर? ई कैसे रिकवर कर लिया था? ई फ्रॉडस्टर नहीं था। नहीं सर था, वो आपका बुक में लिखा हुआ है, ई नोज ऑफ द फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में जानता था। अरे कई लोग नहीं होते खबरी होते गांव में। सपोज एग्जांपल है, नमन का कोई टांका नहीं चल रहा है कहीं पर भी, समझ रहे हो ना, मतलब कहीं इसका कुछ लव स्टोरी नहीं चल रहा, पर ये सबका खबर रखता है, बेंच पे बैठे रहे देखता रहता है दूसरों को। ये खबर रखता है कि एक्स का उसके संग चल रहा है, वाई का जेड के संग चल रहा है। ये किया नहीं है तो ये खबर रखता है, तो घर में इसको भी मारने लग जाएंगे लोग। तो खबर क्यों है? अरे भाई आंख है, नजारा देखने को मिलता है कई बार क्लासरूम में, तो ये मतलब बात कर ले रहा है। हाँ, yes, he knows of the fraud, he's not involved, but C is a chorwa, or C is a chor, C is a fraudster। तो दोनों एग्जाम्पल को बाजू बाजू में लगाने का समझ में आया? रीजन क्या है? क्योंकि सुनो मजेदार किस्सा, क्वेश्चन 1 CA इंटर में भी 7 बार आया हुआ है, CMA में 1000 बार, CS में 1000 बार। तो क्वेश्चन 1 है ना, हमेशा आता था। तो लोग जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पढ़ के जाते थे उनका रटा हुआ था, HIDC के बाद जिसका भी होगा वो रिकवर कर लेगा सारे पार्टी से। बट क्या हुआ, एक साल में HIDC के बाद चोर का नाम दे दिया और बच्चे बाहर क्या लिख के आए? बहुत ईजी आया, कोचिंग सेंटर का आया, पूरा आ गया, बहुत बढ़िया हुआ, पूरा राइट हो गया, मेरा सारा राइट हो गया। लग रहा होगा पॉइंट 2 में क्या हुआ बताओ बच्चों? C is a fraudster. Are you understanding? तो fraudster cannot get advantage of that line. तो आंसर इतना छोटा सा नहीं होगा, आंसर में पूरा ऊपर वाला लाइन भी आएगा। कैसा लाइन आएगा? इधर देखो, as per negotiable instruments act, होल्डर एग्जाम में HIDC नहीं चलेगा भाई, ये मेरा क्लास है भाई, हम मालिक हैं यहाँ के, हम चला दे रहे हैं। एक दो चल जाता है कई बार, बट समझ में ना, कोई एकदम खड़ूस टीचर होते हैं ना जिनको काम ही होता है बस लोगों को फेल करने का, सुपारी खा के आते हैं इंस्टीट्यूट से, तो पकड़ लेंगे उसी चीज को। जैसे बार बार तुम एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक बार फूड लिख दिया, बार बार ROC चल जाता है, पर तुम ये सब नहीं कर सकता। GM गुड मॉर्निंग या जनरल मीटिंग क्या है पता नहीं है ना, वो सब कंपनी लॉ में CO एक्ट बार ये सब चीप लगता है, मार्क्स काट लेते हैं। तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस लाइन? एग्जाम में पहले क्या लिखोगे? इधर आओ मेरे संग देखो, अकॉर्डिंग टू NI एक्ट, सुन रहे हो? According to Negotiable Instruments Act, holder in due course can recover from any of the prior party. There's another advantage of HIDC, that anyone who gets title from HIDC gets all the rights of HIDC, and all defects in the title of the transferee are cleared if he has got the title from HIDC. But in the present case, Mr. C cannot take advantage of the above law because C is himself a party to the fraud. ऐसे लिखना था। समझ में आया? हाँ, इसको पता है इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, कई नहीं, जैसे तुम लोग घर में रबर बॉल से खेला है कभी? वो ड्यूस बॉल तो अलाउड नहीं है घर में, मार खा जाओगे। वो बॉल मारते हो ना वॉल पर, वापस तुम्हारे पास आता है ना, बाउंस बैक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगोशिएशन बैक। इंडोर्सर अगेन बिकम्स द होल्डर, दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड नेगोशिएशन बैक। ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टच किया मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2,
बिकॉज आई वॉज टीचिंग यू प्रिविलेजेस ऑफ HIDC. ओके, 3 अभी नहीं करवा रहा हूं, वो नेगोशिएशन बैक का क्वेश्चन है, कल होगा. देखता हूं आज अगर टाइम मिला तो. एक मिनट तुम लोग रुको. देख नहीं लो आंसर, पहले हटाना होगा कुछ. 1 सेकेंड. तुम लोग भी आंख बंद करेगा, नीचे देखो ना अपना बुक पर. जो लोग रूम में बैठेगा नीचे देखो, कुछ कारण है, मजा नहीं आएगा वरना. एक बार हम स्क्रीन से तो हटा दिया है, स्क्रीन से हम हटा दिया है. प्लीज ऊपर मत देखना, कई लोग बहुत एक्साइटेड होगा, ऐसा क्या कर रहे हैं. 1 सेकेंड. हाँ, अब देख लो. आंसर्स हटा दिया. कोई कॉपी मत करना, अभी कॉपी का टाइम अलग दूंगा. मेरे संग संग पढ़ना. हाँ, ये भव्य क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वेरी कलरफुल क्वेश्चन. एक बार फुल स्क्रीन करता हूं, एक बार फुल स्क्रीन करता हूं. नहीं ठीक है, जूम कर लिया काफी. जो लोग घर से देख रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन करता हूं, एक बार पढ़ लेना. हाँ, सिर्फ पढ़ो एक बार, कॉपी मत करना, कुछ कारण है. सिर्फ पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो. ए से गया बिल बी के पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास. क्वेश्चन पेपर में लिख दिया गया डी इज HIDC. ठीक है, और डी से गया ई के पास. और फिर क्रॉस का मतलब क्या है. आपने अकाउंट्स क्लास में एक वर्ड सुना होगा, अकोमोडेशन बिल्स. अकोमोडेशन बिल्स, समटाइम बिल्स आर ड्रॉन विदाउट कंसिडरेशन, एंड टिक का मतलब होता है बिल्स आर ड्रॉन विथ कंसिडरेशन. क्वेश्चन है, कैन सी रिकवर फ्रॉम बी, कैन बी रिकवर फ्रॉम ए. क्रॉस देखते ही वापस लोगों को ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक आत्मा आ जाता है. याद आ रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड अग्रीमेंट. माइक खराब नहीं, मेरा आवाज खराब है. अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड अग्रीमेंट. नथिंग पॉसिबल. ए चुप. एक जन के बीच में कंसिडरेशन आ गया है, देखो इधर देखो. सी और डी के बीच में कंसिडरेशन आ गया, तभी तो वो HIDC है. कंसिडरेशन है, एंड अज्यूमिंग अदर 2 पॉइंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, गुड फेथ एंड बिफोर मैच्योरिटी डेट. बोलो साथ में चलो. पक्का ना. अब गंदा SMS आने वाला ऑनलाइन से, सर अगर सी और डी के बीच में भी कंसिडरेशन नहीं होता तब वो HIDC नहीं होता, तब तुम्हारा वो फाउंडेशन का लाइन काम आ जाता. एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट. सुना है? पर रुको. हाँ, तभी तो कर रहे हैं ट्रांसफर. ओके, अब देखो क्या हो रहा है. क्वेश्चन है कि ऐसे सिनारियो में, और वापस डी से ई में कंसिडरेशन नहीं है. क्वेश्चन है ऐसे सिनारियो में, प्लीज लुक एट द स्क्रीन. कैन सी रिकवर फ्रॉम बी, कैन ई रिकवर फ्रॉम डी, कैन ई रिकवर फ्रॉम ABC, कैन डी रिकवर फ्रॉम ABC. तो चलो, अभी भी लिखवाऊंगा नहीं, पहले समझो मेरे साथ. रीड करो क्वेश्चन को 10 सेकेंड और. अभी लिखना मत, लिखने का टाइम अलग दूंगा, लिखवाऊंगा बाद में. ए एक्सेप्ट किया बी के फेवर में, वही आसुबे वाला एग्जांपल ही चल रहा है. बी से सी के पास आया विदाउट कंसिडरेशन, बर्थडे होगा उसको दे दिया होगा. फिर सी डी को दिया, सी कोई माल खरीदा होगा डी से, तो उसको पैसे की जगह एक्सेप्टेंस में वो बिल इंडोर्स कर दिया. मतलब सॉरी, डी खरीदा, बेचा होगा. हाँ, सी खरीदा होगा. क्वेश्चन बताओ. एक ही लाइन है, सुनो इधर देखो. वो एक लाइन आपका लाइफ अच्छा कर देता है. HIDC कैन रिकवर फ्रॉम एनी. सी से भी कर सकता है, बी और ए से भी कर सकता है. तो जो लोग फाउंडेशन के भावुक प्राणी होते हैं ना, नॉट पॉसिबल. सारा केस लो याद है मेरे को, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली. कंसिडरेशन में बहुत सारा केस लॉ पड़ा है सर. अरे साइड कर तेरा केस लॉ. डी कैन रिकवर फ्रॉम. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? श्योर? तो मेरा क्वेश्चन समझ में आने लगा है ना आप लोगों को, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. तो मेरा क्वेश्चन आप सब ये है, कैन सी रिकवर फ्रॉम, पहले तो सॉरी, कैन, ये वाला सबसे इजी है. कैन डी रिकवर फ्रॉम ABC. आंसर क्या लिखोगे? अभी लिखवाऊंगा, पहले अपने अरे कौन लिख रहा है घर में छुप कर? ए स्टॉप राइटिंग. पेन को साइड में करो, इधर रख लो पेन को. आंसर सर क्या हो गया ये? जस्ट अ सेकेंड.
कल नवनीत कुछ कर रहा था. हाँ. Yes. Are you understanding? इसमें कोई प्रॉब्लम है? Yes लिख के आना है क्या एग्जाम में? या लिख दें? नहीं, पहले लाइन लिखना है. According to NI Act, holder in due course can recover from. इधर देखो एक लाइन बहुत जरूरी है वीडियो वाले लोग. According to NI Act, आंखों को मिलाओ. A holder in due course can recover from any of the prior party, even if originally, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लिखवाऊंगा अभी. Even if originally the bill was drawn without consideration between prior parties. बहुत डेंजरस लाइन है, मीनिंग चेंज हो जाएगा. पता है लोग क्या लिख के आएंगे? Holder in due course can recover from any of the prior party, even if holder in due course has obtained the bill without consideration. Wrong हो गया ना मीनिंग. Holder in due course खुद ही without consideration लेगा तो वो holder in due course कैसे हुआ? इंग्लिश क्या वापस सुनो. Holder in due course can recover from any of the prior party, even if originally the bill was drawn between previous parties at earlier stage without consideration. अब बेटर हुआ लैंग्वेज. तो डूज एंड डोंट्स में मैं एक्सपर्टीज है मेरा कि ये नहीं लिखना चाहिए और ये लिखना चाहिए. उस गैप को तुमको ब्रिज करना है. तो जो घर से पढ़ रहे हैं अग्रज एंड अदर्स, क्या नाम अग्र क्या नाम है? आर्जव. ओके ठीक है, आरव रख देते उसका नाम. मेरा बेटा का नाम भी आज जल्दी याद रखा. तो कैन डी रिकवर, आरव समझ में आ रहा है? कैन डी रिकवर फ्रॉम एबीसी? आंसर क्या है? यस. ओके. एंड और एक भाई जो कैलकाटा बॉयज वाले हैं वो भी घर से करें क्या? क्या नाम है उसका? फहाद. ठीक है, फवाद रख देता उसका, सबका चेंज. एक था ना, हीरो था ना. हाँ, फवाद खान. ठीक है, थोड़ा नाम एडिट कर रहे हैं. चलेगा ना? ठीक है. सो कैन डी रिकवर फ्रॉम एबीसी? फवाद खान जी. तो देखिए एबीसी का आंसर क्या हो जाएगा? यस. क्यों? HIDC कैन रिकवर द बिल फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज इवन दो, वो लाइन बहुत जरूरी है, ओरिजिनली द बिल वाज ड्रॉन. सब लिखवाऊंगा. अब बाकियों का क्या होगा? कैन सी रिकवर फ्रॉम बी? डायग्राम देखो, अभी ड्रॉ नहीं किया, अभी हम लोग करेगा ड्रॉ. कैन बी रिकवर फ्रॉम ए? तो इसके बारे में सुनो हिंदी में. इधर देखो, इसमें एनआई एक्ट में लिखा है बिटवीन इमीडिएट पार्टीज, जो चिपके हुए पार्टीज हैं, उनके बीच में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है. ओ वापस बोलिए तो, कि सी रिकवर नहीं कर पाएगा बी से. तो डी कैसे कर लिया? सबसे वो HIDC है रे, इज्जत दे उसको, सबसे पावरफुल है. अकोमोडेशन बिल्स किसी और के लिए याद है? अकाउंट्स का एक रिवाइंड करो वीडियो, ISC का भी मिल जाएगा यूट्यूब पे. सी, हाँ डी तो ए बी सी से कर सकता, कोई से भी. सी बी से नहीं कर पाएगा और बी भी ए से नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो लाइन क्या है पता है? बिटवीन इमीडिएट पार्टीज. इमीडिएट पार्टी का मतलब क्या होता है? जस्ट बाजू वाला जो पार्टी है उनके बीच में. लाइन लिख के लाए तुम्हारे लिए. If there is no consideration, then recovery is not possible. पूरा मेरी तरह अंडरलाइन अभी लिखोगे आप लोग कॉपी में. इसको थोड़ा कहां उतारना देख लो, बुक में उतार लो या कॉपी, जहां तुमको एज यू विश. मतलब मैंने तो अपने बुक में उतारा था. तो एक मिनट स्टॉप राइटिंग. कैन सी रिकवर फ्रॉम बी? आंसर क्या निकला? नो. कैन बी रिकवर फ्रॉम ए? नो. कैन ई रिकवर फ्रॉम डी? नो ही होगा. क्यों सर? क्योंकि बिटवीन इमीडिएट पार्टीज. समझ में आ रहा है? ये भी नो निकल गया. अब रुको, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है. क्योंकि ये इमीडिएट पार्टीज है ना, चिपके हुए पार्टीज है. हाँ, उसके लिए तुम नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा. कैन ई रिकवर फ्रॉम एबीसी? इस बार यस है, बिकॉज मिडास टच अब मिल रहा है. ई उनसे रिकवर कर सकता है जिससे HIDC कर सकता था, पर वो HIDC से नहीं कर पाएगा बिकॉज ई और डी इमीडिएट चिपके हुए पार्टीज है. यस, वंडरफुल क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन. मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे गलत मत समझना. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई टुक 2 hours टू अंडरस्टैंड दिस. हम लोग का कोई ट्यूशन नहीं था उस समय लॉ का कैलकाटा में. अभी तुमको इजी लग रहा है, मेरे को हेयर दृष्टि से देख लोगे एकदम बोके थे क्या, इतना इजी था? क्योंकि तुमको पूरा रेडीमेड सिंप्लीफाइड वर्जन मिला है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द डायग्राम, और ऊपर से एग्जाम में डायग्राम नहीं देते हैं, वहां पूरा पैराग्राफ रहेगा, उसको तुमको एनविसार्च करना पड़ेगा ऐसे डायग्राम फॉर्मेट में, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग. अब मैं वापस पढ़ाऊंगा आपको. अब फुल पेज कर रहा हूं, लिखना शुरू करो, समझाते हुए फिर पढ़ाऊंगा. चलो लिखो. आई विल डू इट अगेन. आई एम मेकिंग इट अ फुल स्क्रीन. कॉपी नोट्स निकालो. अच्छा टाइमर सुनो,
फील करके कॉपी करना है। ऐसे कई लोग गंदा कॉपी क्या करते हैं, पता ए उसके बाद एरो निकाला फिर बी। फील करो कॉन्सेप्ट को, क्रॉस वॉच, और थोड़ा कलरफुल कॉपी करना है। आई गिव यू 5 मिनट्स टाइम।
तो बहुत अच्छे से इस फीचर को हमने नोट किया है. तो दीज आर द लाइंस विच यू हैव टू लर्न वर्ड टू वर्ड. ये प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी हो रहे हैं इनडायरेक्टली. आज 4-5 हो गए अब धीरे धीरे करते करते. एचआईडीसी पावरफुल है. कितना पावरफुल आपने देखा है. एंड जिसको भी एचआईडीसी के बाद मिलता है वो भी पावरफुल हो जाता है इनडायरेक्टली. बट एक चीज था, ई डी से रिकवर नहीं कर पा रहा था बिकॉज ई और डी के बीच जो इमीडिएट पार्टी है इन लोग दोनों, कोई कंसिडरेशन नहीं है. तो एनआई एक्ट की लाइन आई हुई है, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन रिकवरी इज नॉट पॉसिबल. Even if originally the bill was drawn without consideration between prior parties. हम ये between prior parties इसलिए लिख दिया वरना स्टूडेंट का टेंडेंसी होता है even if the bill was drawn, if HRDC got the bill without consideration. So that is not the language. Even if originally the bill was drawn without consideration between prior parties. ध्यान से देखो. हटा दो. चलिए, वेरी गुड. सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट प्रिविलेज भी है एचआईडीसी का, जो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया. अच्छा, एक कैच आपने आज देखा है, वो जो अपना मोटा बुद्धि था ना, एचआईडीसी के बाद जो भी होता है हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि बीसीडीई एक एग्जाम्पल था. सुनो ना, मैं क्वेश्चन याद करवा दिया हूं आपको. बताओ कैसे. एक बीसीडीई वाला था, एक बीसीडीसी वाला था. बीसीडीसी में क्या प्रॉब्लम हुआ था बताओ. सी चोर था खुद ही, और पार्टी टू द फ्रॉड कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दैट लाइन. और ये एबीसीडीई इसमें पूरा आंखों में बस गया होगा. ये एग्जाम्पल्स की जो प्लॉटिंग है ना, ये अगर एग्जाम्पल आपकी आंखों में बस जा रहा है देन यू आर इन अ वेरी गुड शेप. याद रखिएगा. बोर्ड देखो, मैं 10 सेकंड और वेट करता हूं. जो लोग घर से अभी भी स्लो लिख रहे हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, और कल एकदम 10, तुम लोग यहाँ पे 10:30 पे पहुंच के बैठ जाना जो लोग जल्दी आओगे. मैं 10-15 मिनट रिवीजन करा दूंगा जब तक बाकी लोग आएंगे. हटाऊं? श्योर एवरीवन? कल थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 1:15 तक भी जा सकता है. नो, पहले तो 1:30 बजे रखने का बात था ना टैक्स. संडे मारो मारो. ओके ओके ओके. तो एक सेकंड, एक एग्जांपल और दिखाता हूं. एक रुको रुको रुको, एक सेकंड. तुम लोग अगर आंख नीचे रखो, मैं कुछ आंसर मॉडिफाई करूंगा. प्लीज आंख नीचे करो. पहले ये हो गया था ना सबका, वापस देख लो. अच्छा, हो गया था वो. तुम लोग ऊपर मत देखना एक बार, मैं वहां से तो हटा दिया हूं. एक सेकेंड. पहले आंसर देखने से फिर मजा नहीं आता ना. ये इसी बुक में लिखना एग्जाम्पल को प्लीज, कुछ कारण है. दोनों जगह लिख लेना बाद में भले ही तुम. लुक एट दिस. इस बुक में भी लिख सकते हो और कॉपी में भी लिख सकते हो. एक कॉपी मत करना. सेम एग्जाम्पल अगेन. सीएमए एंटर 100 टाइम्स, सीए एंटर 100 टाइम्स, सीएस एग्जीक्यूटिव 100 टाइम्स. मतलब मुहावरा है. अब कई लोग इस पे क्लेम करके मेरे को ट्रोल मत कर देना. ही लाइड, इट्स नॉट 100, इट्स 11 टाइम्स. मतलब ये फेमस पास्ट एग्जाम क्वेश्चन की लिस्ट में आता है. हाँ, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. सीएमए में तो मतलब इसी लेवल के ही आते हैं. सीए वालों के तो भी आगे जाते जाते और हाई लेवल हो जाएगा. बीसीडीई एंड इवन इन सीएस. बीसीडीई दिख रहा है, सेम क्वेश्चन. डीएचआईडीसी, सर मजा आ गया, सेम आया हुआ एग्जाम में. कैन डी रिकवर फ्रॉम बी? बताओ. एक मिनट, सुबह से क्या पढ़ाया था? एचआईडीसी कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ दी प्रायर पार्टीज. पुराने पार्टी से मैं रिकवर कर सकता हूं, बट कहानी में चेंज हुआ है. नहीं सर, सेम ही है. वो फ्रॉड हुआ था पहले. फ्रॉड मतलब जानते हो, कुछ झूठी झूठी बातें बोलकर उसको इंड्यूस किया था. आओ एक्सेप्ट कर लो मेरे फेवर में. यहां सी ने बी का सिग्नेचर कॉपी किया है, बी को बाद में पता चला है. और मैंने शायद कई बार बचपन से आपको बोला है,
When there is a forgery, it is a case of void ab initio. और सुनो, HIDC भी इस बार रिकवर नहीं कर पाएगा. सर बोले थे ना, HIDC इज वेरी पावरफुल. पर हर आदमी किसी ना किसी के सामने घुटना टेक ही देता है. ये सब लिख के मत आना, ही विल टेक ऑफ द घुटना इन फ्रंट ऑफ समवन. फॉर्ज्ड वर्ड पे पहले स्टार लगाओ, कॉपी करो क्वेश्चन. एवरीवन, मैं आंसर भी लिखवा देता हूं, बुक में भी कर लो इसको, ताकि थोड़ा डबल जो मिनट लगेगा बुक में भी कर लो, ताकि कहीं से भी पढ़ो तो दिख जाए क्वेश्चन. ये बहुत फॉर्ज और फ्रॉड में फर्क होता है. स्टार्ट कॉपिंग इट. Did you get this, everyone? Can D recover from B? बताओ मुझे. No. नो तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना. पहले आप बताओगे इसमें टेंडेंसी क्या होगा. आंसर में पहले क्या लिखोगे? एज पर NI Act, holder in due course can recover from any of the prior party, even if originally the bill was drawn by some fraud, etc. But in the present case study, it is a question of forgery, and forgery can never create a valid title in favor of anyone else. Forgery is void ab initio. तो मेन लाइन यहाँ पे क्या है बताओ? There can be, एक सेकेंड, there can be no valid transfer in case of forgery. नहीं, हाँ पूरा ही शुरू से HIDC भी HIDC कुछ नहीं है यहाँ पे, बेचारा रोएगा बैठकर. लिखता हूं लाइन. Forgery makes the transaction null and void from the beginning. ये सब लिखो लाइन्स. Even HIDC cannot recover from any of the prior parties. Even HIDC cannot recover from the prior parties. Start observing. Lines लिखा. Forgery makes the transaction null and void from the beginning. Even HIDC cannot recover from the prior parties. कॉपी में सेम क्वेश्चंस मेंटेन हो रहे हैं. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है जो इनडायरेक्टली हम लोग कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं. और आदत डाल लो, पहले वो प्रिविलेज का लाइन हमेशा कोट करना, और फिर जो नहीं एप्लीकेबल होता है, जैसे आपको वो वाला एग्जाम्पल याद है BCDC फ्रॉड वाला, पहले वही लाइन लिखोगे. According to NI Act, HIDC can recover from any of the prior parties, but a person who is a party to the fraud cannot take advantage of this legal principle, this legal benefit. तो CA खुद fraudster है, तो how can he recover?
ये बोलकर दैट आई हैव गॉट टाइटल फ्रॉम HIDC, ऑल माई डिफेक्ट्स आर क्लियर्ड, वो सब लाइंस लिखने पड़ेंगे आपको. और एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, in NI Act the title of the transferee is better than that of the transferor. इस केस में नहीं हुआ, बताओ क्यों? फॉर्जरी है. पर बाकी सब केसेस में था. नीचे जितने भी केसेस तुमने देखे ना, नॉर्मल वाले BCDE, BCDC, अरे नहीं था उस दिन वाले आज वाले. इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फॉर्जरी वर्ड अलग है. से वो भी तो फ्रॉड ही हुआ ना. नहीं, फॉर्जरी एक बहुत घटिया टाइप का फ्रॉड हुआ. नीच हो गया आदमी, उसको बात ही नहीं बोला है, उसका बिना पूछे उसका साइन कर लिया है. तो ये और घटिया चीज है. वॉइड ab initio होता है इसका रिजल्ट. रिमेंबर. ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? पक्का? तो थोड़ा टाइम लग रहा है, हम लोग लिख लिख के कर रहे हैं, बट साथ साथ में याद भी होना चाहिए. कैन आई रिमूव? 10 सेकेंड वेट कर लेता हूं, लिख लीजिए अगर नहीं लिखे हैं. लिखना मन पर स्लो क्यों लिख रहा आज? मैं 5 सेकंड और दूंगा आपको. सॉरी, स्क्रीन हटेगा. चलिए. सो HIDC के बारे में पूरे बैच ने जाना. हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, फॉर्जरी के केस में क्या हो रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आने लग रही हैं. नाउ 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 ओ यहां पे भी था. ये देखो क्वेश्चन करवा दिया था ना मैंने. ठीक है. अब इधर आओ बच्चों. अच्छा, 1 सेकेंड और. समझ गया. इधर आओ. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर है. कॉपी बनाओ. प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स 1000 बार आया हुआ एग्जाम में. प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स फेवरेट क्वेश्चन है. CMA CS CMA बहुत कुछ है पूछने के लिए, ये भी 1000 बार आया हुआ है. प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स. प्रिविलेजेस मतलब अभी आप सुबह से पढ़ ही रहे हो क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं. कॉपी में जगह क्रिएट करो, या भी नहीं लिखने दूंगा. अब करवा दिया है. ये जितने आंसर्स मैंने आपको आज करवाए ना सुबह से, ये क्या है भाई? प्रिविलेजेस ही हैं. तुम इसको ईमानदारी से लिखोगे प्रिविलेजेस को. अभी मैं इसमें कुछ नया नया चीज भी पढ़ाऊंगा. 1 7 6 5 2 3 4. ओके. पॉइंट 1 देखो. बच्चा लोग, हम जो पॉइंट 1 लिखा है मिला क्या? एवरी प्रायर पार्टी इज लायबल टू HIDC का उल्टा मीनिंग बताओ. होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन रिकवर फ्रॉम. लिख पाओगे अपने लाइफ में? घर में इसको हम डिक्टेशन में नहीं दे रहा है. 1 का जगह छोड़ दो. 1 लाइन कॉपी में, कुछ कारण है. 1 का 1 लाइन का जगह छोड़ दो कॉपी में. 2 लाइन का जगह छोड़ दो 1 का, अगर तुम्हारा हैंड राइटिंग मोटा है थोड़ा. और यहां 1 लिखा, मेरे बोलने पर बुक में भी 1 लिखो, कुछ कारण है, क्योंकि बुक में नंबर 2 पॉइंट्स को चेंज करवा रहा है. होगा 1 लिखा, 2 बनाओ इसको, पॉइंट नंबर 2 को. 2 देखो, पढ़ाया हम ये चीज. इसका भी लैंग्वेज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम कॉपी कर दोगे घर में. करवाया था ये लाइन क्लियर. तुम भी मार्किंग 2 लिखो इसको. ये 3 रिपीटेशन हो गया एक्चुअली. 1 और 3 सेम है.
1 और 3 सेम है, आप हटा देना उसको, 3 मत लिखो। 4 को 3 बना सकते हो। और तुम बताओ, अंडरलाइन करो फिर बताते हैं। यूज इजी लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज यूज करेगा, देखता है तुम्हारा बुद्धि। आज मेरे जो आंसर्स के अंदर लाइन डाले थे ना, जगह छोड़ो, बुक में भी, बुक कॉपी में भी जगह छोड़ो। पॉइंट 2 का वो सेम कॉपी कर सकते हो, इस लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक का और मेरे लैंग्वेज में सेम है ऑलमोस्ट। ये काम जरूर करना है तुमको, प्रिविलेजेस ऑफ HIDC वाला। अब इसमें आओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अंडरलाइनिंग हुआ। 4 को 3 बना सकते हो आप अगर चाहो तो, 4 को आप 3 बना सकते हो। इसमें बताओ कौन सा लाइन लिखोगे, विच लाइन विल यू यूज इट फॉर पॉइंट नंबर 4? नहीं पता, याद दिलाएं। ये रहा, अरे ये रहा, ये रहा। HIDC कैन रिकवर फ्रॉम, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो ना। तुम्हारा तो ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तुम अपने कॉपी में भी कर लो। हम जानते हैं ना, तुम लोग घर जाके से अकाउंट्स कॉस्ट पड़ता है, राइट हो जाता है ना, वहां तो सब खुश हो जाता है। ए फिगर तेरा यही है ना, कॉस्ट शीट का, लिख लो, कॉपी कर लो। ये वो हार्ड इंग्लिश की जगह ये लिख लेना तुम लोग, हाँ बोर्ड पे अभी ऑलरेडी लिखा है, अपने खुद के कॉपी से देख के भी लिख सकता है। मैं एक फुल पेज कर देता हूं, ये थर्ड प्रिविलेज बोल के कॉपी कर लो। HIDC कैन रिकवर, इजी करवा दे रहा हूं भाई, अब तुमको जैसे पढ़ना है अचानक सोए सोए थोड़ा सा, तो प्रिविलेजेस में 1 और 2 का जगह छोड़ा, जगह छोड़ा घर पे जो लोग कर रहे हैं। अग्रज, क्या ना, हाँ आर्जव, आर्जव है क्या, हाँ आर्जव, हाँ आर्जव। फवाद खान जी लिखिए। शर्मन, अगर वीडियो देख रहे हो घर से। डोयल जी, अरे लिख लिया। HIDC थर्ड प्रिविलेज भी लिख लिया, ताकि तुम ये नहीं बोल सको हमको लैंग्वेज याद नहीं होता है, क्या लिखना है। हम टाइम दे रहे हैं, चलो 1 और 2 भी कॉपी कर लो, चलो बुक से 1 और 2 भी कॉपी कर लो। फिर बोलोगे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं है। 1 और 2 भी कॉपी कर लो जो तुमने अभी आइडेंटिफाई किया। एवरी HIDC कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ इट्स प्रायर पार्टी, ऐसा लिख लो। पॉइंट 1 में ऐसा लिख लो, HIDC कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टी। HIDC कैन रिकवर फ्रॉम any of the prior party। वन भी कॉपी करवा दिए भाई, क्या बोलेंगे, मैं एवरेज स्टूडेंट, हमको और स्पून फीडिंग चाहिए। चलिए, HIDC कैन रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रायर पार्टी। और एक इजी लाइन को बताओ वो वाला के लिए। एक प्रिविलेज और दिखाई दिया था अभी, यहां पर देखो, इधर आओ। A holder who derives title from HIDC has the rights of HIDC and all the defects in his title are cleared। ये लाइन को भी लिख लो। पॉइंट 2 लिख लो। A holder, easy language बोलूं, a holder of NI, घर में पूरा कर लेना, negotiable instrument, who derives title, a holder of a NI who derives title from HIDC, a holder of a NI who derives title from HIDC has all the rights of HIDC। इसको expand भी कर लो। That is, can recover from all prior parties from whom HIDC could have recovered। That is, can recover from all prior parties from whom HIDC could have recovered। That is, can recover from all prior parties from whom HIDC could have recovered। फील कर पा रहे हो पॉइंट को? इंक चेंज करना। And all defects in his title are cleared। And all
डिफेक्ट्स इन हिज टाइटल आर क्लियर्ड, उस होल्डर का जिसको HIDC से मिलता है, ऑल डिफेक्ट्स इन हिज टाइटल आर क्लियर्ड। तुम बताओ मेरे को, अब प्रिविलेज के तीनों तगड़े पॉइंट्स आपकी ग्रिप में आए या नहीं आए? तीनों तगड़े पॉइंट्स ग्रिप में आ गए? कन्विंस्ड एवरीवन इन द बैच? अब होमवर्क भी नहीं छोड़ा भाई, और क्या बोलूं, तीनों का तीनों यहां लिखवा दिया। अब आपको याद करना, अगर थोड़ा सा भी आप एवरेज स्टूडेंट तो भी शाइन कर सकते हैं। अब इधर आओ, आपको एक क्वेश्चन याद आज मेरा? इधर आओ, फिफ्थ बोल के मैंने लिखा है, मैंने फिफ्थ लिखा है, तुम्हारे नंबर्स चेंज हो सकते हैं, तुम्हारे फोर्थ हो गए शायद, मिला? तुमको आज का एक क्वेश्चन याद है? BCDE एग्जाम्पल याद है? ओरिजिनली फ्रॉड हुआ था पर HIDC रिकवर कर पाया था क्या? ये उसके ऊपर है। दैट इजी लैंग्वेज लिखो, इसका इजी लैंग्वेज लिखो। इसको 4 लिखा, हाँ 5 या 4 जो भी, और इसका इजी लैंग्वेज लिख लो। नहीं, कॉपी जहां मेंटेन कर रहे हो कॉपी में लिखो, हम बुक में लिख रहे हैं, तुम कॉपी में लिखो। HIDC कैन रिकवर from the prior parties even if the bill, even if the NI, negotiable instrument, रुको, even if there is, even if there is a fraud, even if there is a fraud or unlawful consideration between prior parties at earlier stage। समझ में आ रहा? वो बोलेगा मेरे संग फ्रॉड हुआ है तो भी HIDC रिकवर कर पाएगा। क्या ये लाइन हम लोग सीखा है बातों बातों में? ये तुम्हारा उसका आंसर भी है, OBCD वाले का आंसर भी है ये। Even if there is a fraud or unlawful consideration between prior parties at earlier stage। ये लाइन बहुत कमाल का लाइन है, इसको क्यों लिखवाए हो बताओ, वरना कई लोग क्या लिख देता है, even if HIDC has committed fraud। नो 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 नो, दूसरे पार्टीज के बीच में फ्रॉड हुआ है तो भी HIDC रिकवर कर सकता है। वो बेचारा इनोसेंट पार्टी बोलेगा पता है क्या है, फ्रॉड हुआ मेरे संग, हम कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करेगा। बोला मेरे संग नहीं कर सकते, आपका ये डिफेंस मेरे लिए काम नहीं आएगा। ये नया थोड़ी पढ़ाया है, सुबह से तो यही पढ़ा रहा हूं, उसी का इंग्लिश वर्जन आपको डिक्टेट कर दिया फिर से। HIDC कैन रिकवर फ्रॉम द प्रायर पार्टीज इवन इफ देयर इज अ फ्रॉड और अनलॉफुल कंसिडरेशन बिटवीन प्रायर पार्टीज एट अर्लियर स्टेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? चेक करके देखो, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। इज इट ओके? ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, हम बार बार बोल रहे हैं। कुछ नया नहीं है बट कन्विंस्ड है। अब पता है तुम्हारे पास 5 मिनट है जीवन में, नहीं से बहुत प्रेशर है अकाउंट्स कॉस्ट का। चुप, ये 4 पहला पॉइंट्स अगर याद नहीं कर सको तो क्या बोलूं मैं, मतलब तो लिखवा भी दिए, होमवर्क बोल के भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखोगे आप, ये कुछ एक 2 नए वर्ड्स हैं, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे, पर 6 या 5 बोल के जो भी है, 6 को 5 बना लोगे। एक वर्ड दिख रहा है, चॉकलेट नहीं है, पहले तो बता दूं, बोर्ड देखो क्या है, इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा हुआ है वर्ड? इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट्स। कैन यू गेट द वर्ड इनकोएट? सुनो मतलब क्या है, इधर देखो, समझो बात को। जब आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा साइंड है, स्टैम्प्ड है, सुनो पहले सुनो, कई लोग कॉपी कर रहे हैं। आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंड है, स्टैम्प्ड है, सब कुछ कंप्लीट है, बस अमाउंट कॉलम इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट क्या था? अमाउंट कॉलम, ठीक है। और आपने ड्रॉवर को ही बोला था आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सपोज आप बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट की हो, आप एक्सेप्ट क्यों? क्यों? आप बायर हो। मैं सपोज बायर हूं, नमन ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया था, आई एम एक्सेप्टर, जगह खाली पड़ा हुआ था, हमको देरी हो रहा था, मेरा गाड़ी आ गया था, नो पार्किंग में था। हम बोला नमन जी सब हो गया है, आप प्लीज इनवॉइस देख लीजिएगा, तो अपने लोग का सौदा कितने रुपए का था, अमाउंट आप भर लीजिएगा बाद में, हाँ मैं जाता हूं बाय। नमन को मैंने बोला अमाउंट भर लेना, बाकी सब कंप्लीट है, अंडरस्टूड। सौदा हुआ था 4 लाख का,
नमन भर लिया 4,05,000, सोचा 5,000 एक्स्ट्रा उठा लेंगे, तो लॉ बोलता है नमन कैन नॉट रिकवर 4,05,000 बिकॉज एक्चुअल अमाउंट क्या था। बट रुको, नमन ने 4,05,000 लिख करके ओके आर्जव था क्या, आर्जव को ओके, आर्जव को बिल इंडोर्स कर दिया, आर्जव को। आर्जव ने क्या नाम था तुम्हारा कल, संस्कार ओके। तो आर्जव ने संस्कार को बिल इंडोर्स कर दिया। संस्कार इज HIDC, ये गुड फेथ में लिया है। इसको नहीं पता है कि अमित बच्छावत और नमन के बीच में 4 लाख का डील था। मैंने मिस्टर ए को दिया, फिर भूल गया नाम, फिर ए ने संस्कार को दे दिया। हाँ इसका इजी है, मैं ए ने संस्कार को दे दिया। सो व्हाट हैपेंस, ही इज HIDC, इसके पास कितना लिखा हुआ बिल आया है 4,05,000। ये आया मेरे से, एक्सेप्टर हूं, मेरे से मांग ही सकता है। मैंने बोला सॉरी 4 लाख का है हमारा बीच में तो ट्रांजैक्शन, वो ज्यादा भर लिया सॉरी। हाँ तो ये बोलता है HIDC। तो अगर कभी इनकोएट इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स होते होते HIDC के हाथों में पहुंच गया तो ये तो अपना दिखला देगा। He can recover from any of the prior parties even if the amount is more than the actual amount which was intended. Did you understand? ये नहीं भरा, इसको भरा हुआ मिला इंडोर्स होते होते। पर लॉ बोलता है ना HIDC के पास सारे प्रायर पार्टीज से रिकवर करने का अधिकार है। यहां हम HIDC के प्रिविलेज की बात कर रहे हैं। हाँ तो भी तो देना ही पड़ता था, सेम BCD की तरह ही। BCD याद एग्जाम्पल, फ्रॉड तो सी किया था पर HIDC तो 20 एक्सेप्टर से भी रिकवर कर पा रहा था ना। वो आपस में पार्टीज का चलेगा। हम लोग NI एक्ट पढ़ रहे हैं कि NI एक्ट में, वापस सुनो, अमित बच्छावत ने कोई माल खरीदा नमन से और मैंने साइन वाइन कर दिया, स्टैंप भी लगा दी, अमाउंट हमको देरी हो रहा था, हम इस ड्रॉवर को ही बोले, सेलर था ये ड्रॉवर है, आप तो अमाउंट भर लीजिएगा, तो देखकर एक्चुअल इनवॉइस का और चले गए। ये 5,000 ज्यादा भर लिया तो लॉ बोलता है अब नमन ने ए को ट्रांसफर किया, ए ने संस्कार को ट्रांसफर किया एंड लिखा हुआ पेपर में ये HIDC है। अब ये जब रिकवर करने आया 4,05,000 मेरे से, हम बोलते हैं मेरा 4 लाख का ही है, ये बोलता है आई विल रिकवर 4,05,000। और लॉ भी बोलता है that when an inchoate stamped instrument reaches the hands of HIDC, HIDC can recover more than the actual transaction value between Naman and Amit Bachawat. अब गंदा SMS कोई ऑनलाइन से करने वाला है, सर अगर इसको पता होता तो तब तो ये HIDC होता ही नहीं ना। इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से मत भूलो, इजी लैंग्वेज लिखो। वो लिखा हुआ इजी है, देखो। HIDC can claim full amount of the negotiable instrument even though the amount is in excess of the amount authorized by the person, language मिला, delivering an inchoate instrument. Who was the person authorizing? Amit Bachawat was authorizing Naman to fill the amount, but it reached the hands of Sanskar. Naman का इंडोर्स होते होते संस्कार HIDC के पास पहुंच गया। ब्रैकेट का मतलब क्या है सुनो, एक मिनट स्टॉप राइटिंग। ब्रैकेट का मतलब क्या है पता है? सपोज उस सबको रुको, एक मिनट रुको, घर में जो बच्चे रुको। ब्रैकेट का मतलब क्या जानते हैं आप? कि 4,05,000 तक ठीक है, क्योंकि वहां स्टैंप जो लगा हुआ है ना, वो 4,50,000 तक का ट्रांजैक्शन को कवर करेगा। हर चीज का एक स्टैंपिंग का ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है। तो बाई चांस ये 4,70,000 भर लेता और इसके पास आ जाता, तब HIDC भी 4,70,000 नहीं रिकवर कर पाता, बिकॉज वहां जो स्टाम्प लगा हुआ है उस बिल पे वो 4,50,000 तक का ही ट्रांजैक्शन कवर करता है। आते नहीं, उसको रेक्टिफाई करने का तरीका होता है, इंडियन स्टैंप एक्ट में पढ़ोगे, वो यहां नहीं है। बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल लाइन? पहले सिंपल लाइन लिखो। HIDC कैन क्लेम, कॉपी कर रहा हूं, बुक से कॉपी करो, चलो मैं वेट कर रहा हूं। ब्रैकेट को कॉपी मत करना, एक बार ब्रैकेट के लिए जगह छोड़ो, तुम कॉपी करो देख करके, ताकि तुम्हारा आंसर प्रिविलेजेस का कंप्लीट हो जाए। तुम कॉपी करो। ब्रैकेट के लिए जगह छोड़ो, एक बार हम समझाएगा फिर लिखना।
इनकोएट का इंक अलग रखना और धीरे से वहां हिंदी लाइन लिखना। क्लास का एग्जाम्पल रिवाइंड कर लो, अगर नहीं याद है ये लिख लेना क्योंकि तुम लोग भूलेगा। वहां हिंदी एग्जाम्पल लिखना, सेकेंड क्लास का लास्ट 7 मिनट वीडियो, ये भी लिख लो एकदम हेल्पलाइन चरम सीमा पर। सेकेंड क्लास का लास्ट 7 मिनट्स, 5 मिनट और बचा है ना अभी, 7-8-10 मिनट। सेकेंड क्लास का लास्ट 10 मिनट में हुआ है टॉपिक, ये सब भी लिख लेना चाहिए कई बार जब हार्ड टॉपिक होता है। सेकेंड क्लास का लास्ट 10 मिनट वाला वीडियो है। लिखो लिखो, इनकोएट का इंक चेंज करना, इनकोएट का इंक चेंज कर देना प्लीज। चेक कर लो। स्टार्ट डूइंग इट एवरीवन। पर्सन लिखा है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑथोराइज बाय द पर्सन। ऑथोराइज मतलब जो अमित बच्छावत जो एक्सेप्टर था, उसने तो 4 लाख का ही भरने बोला था आपको, आपने ज्यादा भर लिया। ये ब्रैकेट वाला लाइन को का मतलब क्या है समझ में आया? रुको एक सेकेंड, पहले अपने बुक से, ये तो बुक में है, आप बुक से इनकोएट का इंक चेंज किया, ये देखो एक बार, बहुत तो ज्यादा गंदा है, रुको ठीक कर देता हूं। A will pay B, ठीक है, A will pay B 3 months after date। तो नमन जो है मेरे ऊपर ड्रॉ किया था, हम एक्सेप्टर थे, हम बोले थे अमाउंट आप भर लीजिए, बस मैं जा रहा हूं, साइन वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में ए कौन? अमित बच्छावत। हु इज द ड्रॉवर? नमन। पर ड्रॉवर क्या किया बाद में? ज्यादा अमाउंट भर लिया, 4 लाख भरने का बात था, ये भर लिया 4,05,000। तो लॉ पहले तो बोल रहा है नमन अगर मेरे से रिकवर करने आता नहीं कर पाता 4,05,000, बट अगर ये इंडोर्स होते होते संस्कार नाम के HIDC के पास पहुंच गया, ये 4,05,000 रिकवर कर पाता, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ब्रैकेट को लेके प्रॉब्लम है। ब्रैकेट ये बोलना चाह रहा है कि बाई चांस ये 5,10,000 बैठा लेता, पर हर बिल पे एक स्टैंप लगता है ना, तो वो स्टैंप सिर्फ 4.5 लाख रुपया के ट्रांजैक्शन को कवर करता है। स्टैंप ड्यूटी पता है क्या हिसाब से लगता है? कितना रुपया का ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो वो स्टैंप सपोज 100 रुपया का लगाया है और वो 4.5 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन को कवर करता, और ये भर लिया सपोज 5 लाख समथिंग, तब HIDC भी 5 लाख समथिंग रिकवर नहीं कर पाएगा। तो लिखा है HIDC के लिए भी एक अपर कैप दिया हुआ है, इट शुड नॉट एक्सीड the transaction value should not exceed the value covered by the stamp। ऐसे मत लिखना transaction value should not exceed stamp value। stamp value तो 100 रुपीज है, स्टैंप वैल्यू तो 100 है, बट 100 रुपीज कितने रुपए के ट्रांजैक्शन को कवर करता, उससे ज्यादा HIDC रिकवर नहीं कर पाएगा। ट्रांजैक्शन स्टैंप तो 100 रुपया का है, बट 100 रुपया में अगर 4.5 लाख का ट्रांजैक्शन कवर होता है मैक्सिमम, तब हम 5 लाख समथिंग का ट्रांजैक्शन नहीं कवर कर पाएंगे। अब ब्रैकेट को लिख लेना, नॉट एक्सीडिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू कवर्ड बाय द स्टैंप। नॉट एक्सीडिंग, ब्रैकेट का अगर जगह छोड़ा था तुमने समझ के लिखने के लिए, नॉट एक्सीडिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू covered by the stamp, not exceeding the transaction value covered by the stamp, not exceeding the transaction value covered by the stamp। तब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड राइट होना चाहिए आपका। दो होल्डर इन ड्यू कोर्स कभी नहीं होते हैं,
होल्डर इन ड्यू कोर्स एक ही शख्स होगा, जो भी लास्ट पर्सन बिफोर ड्यू डेट होगा, satisfying other two conditions. ये पूछ रहा है आरजब भी तो HIDC हुआ, दो होल्डर इन ड्यू कोर्स कभी नहीं होते, एक ही होगा हमेशा, याद रखना. हो सकता है आरजब भी बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, तो जो भी लास्ट वन होगा वो माना जाएगा. यस अब तुम बोलेगा BCDE में क्या प्रॉब्लम हुआ था, वहां तो ई नोज ऑफ द फ्रॉड था इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गया, वरना फिर ई भी हो सकता था अगर बिफोर ड्यू डेट पाया होता तो. बाकी अगर इंफॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा, अगर बिफोर ड्यू डेट पाया होता तो एंड बाकी कंडीशन सेटिस्फाई ड्यू कोर्स होता तो हो जाता. होल्डर इन ड्यू कोर्स दो लोग नहीं होंगे, एक ही शख्स होगा. लास्ट हमेशा याद मत रखना, द लास्ट पर्सन सेटिस्फाइंग ऑल द अदर कंडीशंस. अदर कंडीशंस क्या था, बिफोर मैच्योरिटी डेट, फॉर कंसिडरेशन, इन गुड फेथ. 4 लाख का बिल था, ये 4,05,000 भरा, ये आरजेफ को दिया, आरजेफ तुमको दिया, वो भी 4 लाख ही कर पाएगा. सिर्फ HIDC के लिए प्रिविलेज है कि HIDC कैन रिकवर इवन मोर देन 4 लाख बट कैन नॉट रिकवर अमाउंट मोर देन द ट्रांजैक्शन वैल्यू कवर्ड बाय द स्टैंप. कई लोग सोच लिए 100 रुपए से ज्यादा नहीं रिकवर कर पाएगा, ये नहीं है. द ट्रांजैक्शन वैल्यू कवर्ड बाय द स्टैंप इज द वर्ड. पक्का. अब ये फिक्टिशियस नाम का मतलब क्या होता है ही नहीं वैसा नाम का कोई आदमी. ये बस कॉपी करो एक बार, यहां तक ये भी कॉपी करो, समझ में नहीं आएगा, आने वाले क्लासेस में आएगा. कॉपी 7th नंबर पॉइंट, सिर्फ ब्रैकेट्स. In case of a bill of exchange, if a bill of exchange, in case a bill of exchange is drawn payable to the drawer's order in a fictitious name and is endorsed the same that has drawer's signature. Copy करो. मतलब holder in due course, एक line सुनो. HIDC can recover even if the bill is drawn in a fictitious name. समझ में आ रहा है? HIDC को हर जगह रिकवरी पॉसिबल है. ये कॉपी कर लो पूरा और फिर इजी लैंग्वेज लिख लो. गलती हो गया, इजी लिखवा देना चाहिए था. HIDC कैन रिकवर इवन इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम बाय द ड्रॉवर and endorsed by the drawer again. HIDC can recover even if the bill is drawn in a fictitious name. इतना भी लिख दोगे ना तो थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा. वो हार्ड इंग्लिश है. ये पॉइंट पेंडिंग है, आने वाले क्लासेस में 4th 5th में समझाऊंगा. HIDC can recover even if the bill is drawn in a fictitious name. डॉट डॉट करके जगह छोड़ दो 1-2 लाइन. फिक्टिशियस नेम का मतलब तो पता होगा, इंग्लिश वर्ड. वैसा नाम कोई पता नहीं कौन है, अनदेखा है, अनजाना है. पर HIDC रिकवर कर लेगा. बीच में पार्टी लोग बोलेंगे ए फिक्टिशियस नेम का बिल है, मांगने का को आया पैसा. बोलो हम वो है, HIDC है. ठीक है, मुझे 5 मिनट और दो, 10:45 पे क्लास छोड़ दूंगा. तो अब जाकर फाइनली देखो, अपने नोट्स देखो. इस बार पास हो जाओगे तो अच्छे मार्क्स से. पूछेगा प्रिविलेजेस ऑफ HIDC, लिख दोगे याद किया हुआ. तुमको अब अलग से नोट्स भी नहीं बनाना है. एवरीथिंग डन. पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस चारों भी मैंने सॉल्व करवा दिए. BCDC, BCDE, BCDE में फॉर्जरी वाला भी, BCDE में फ्रॉड वाला भी और कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन भी. चारों एग्जाम क्वेश्चंस थे. एंड इवन दिस वन. पक्का जगह छोड़ के रखना 2-3 लाइन फिक्टिशियस वाले के लिए, फिर समझाएंगे आपको आने वाले दिनों में. ये पिछले क्लास में हो गया था क्या डिफरेंस?
ये डिफरेंस नहीं हुआ था पिछले क्लास में? हो गया? कैसे बताओ? जो जो पॉइंट्स ऑपोजिट होता है, कंसिडरेशन नहीं होता है, गुड फिट में होना जरूरी नहीं है, मार्क कर लो। और ये सबसे अच्छा है, स्यू वाला, होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन स्यू ऑल प्रायर पार्टीज। ये डिफरेंस देखो है या नहीं आपकी किताबों में? होल्डर कैन नॉट स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। चेक कर लीजिए, ये फेमस क्वेश्चन है। सीए इंटर में इन सालों में अब कभी नहीं आता है, स्टैंडर्ड हाई हो गया। सो ये कहां आता है? सीएमए इंटर जिंदाबाद, डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, 3 मार्क्स फ्री का क्वेश्चन। यानी आज का क्लास मतलब सीए वालों के तो है ना बहुत डिटेल में है, पर सीएमए वालों के भी है, पर उनके 30% कम है सीएस और सीएमए वालों के। और सीए वालों के एनआई में भी और आगे और भयानक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या बाबू? कौन वो नहीं, हम ऐसे कर दिया है क्रॉस का मतलब, पढ़ाते पढ़ाते कुछ हाईलाइट करने के लिए। कैन नॉट वर्ड के लिए मैंने क्रॉस लगा दिया था। कैन नॉट मतलब रिकवर नहीं कर पाता है ना। और सुनो सुनो, उसको रटना नहीं है, वही है वो जो डेफिनेशन था ना एचआईडीसी का। एचआईडीसी में वो तीनों मौजूद होता है, होल्डर में वो मौजूद। ओ 3 मार्क्स भी लिख लो। तुम लोग जो टेंशन में रहता है ना, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आता है क्या? वेरी गुड, गिव मी 4 मिनट्स। कल मिस मत करना। इस वीक में कोई ट्यूशन कैंसिल हो तो बताना ना कभी भी। हाँ, आइए एक बार आओ। एक्सेप्टेंस हो गया था क्या बच्चों? 1-2 पेज पीछे जाओ, एक्सेप्टेंस बोल के कुछ दिखाई देगा, सिंपल से आ जाओ, कर लेते हैं। जल्दी से आ जाओ। बचपन में सुना होगा एक्सेप्टेंस के लिए क्या जरूरी है बिल में? साइनिंग हिज नेम अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल। नंबर 1 लिखो, बोरिंग पॉइंट है ये। साइनिंग को 1 लिखो। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कैसे किया जाता? पेज नंबर मेरा 65 दिखा रहा है, तुम लोग का अलग होगा, मैं 63 है। साइनिंग हिज नेम अक्रॉस द फेस ऑफ द बिल, नंबर 1 लिखो। एंड नंबर 2, उसको सुनो, हम बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिए, इधर देखो, तुम मेरे ऊपर ड्रॉ किया था, हम साइन करके मेरे ही ड्रॉर में रख दिए। कम्युनिकेट करना कैसे होता है सर? डिलीवरी से या इन्फॉर्म करके कि भैया आके मंगवा लो अपने आदमी से। लिखो पॉइंट 2। 2 चीज बहुत जरूरी है। सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं कई बार एक्सेप्टेंस का, तुम पढ़ के गया हार्ड क्वेश्चन होल्डर इन ड्यू कोर्स, फिर घर आके बोलता है ये वाला भूल गया था, रॉन्ग हो गया। एक्सेप्टेंस का 2 एरो बना लेना कॉपी में, साइनिंग एंड डिलीवरी। साइनिंग कहां करना है? फेस पर। एंड डिलीवरी कॉपी में बना लेना, हाउ इज बिल एक्सेप्टेड, साइनिंग एंड डिलीवरी। अब ये सब नाम एक बार ब्रैकेट कर लो, डिटेल्स लेटर, 3 मार्क्स बाद में होता ही है। साइनिंग एंड डिलीवरी, एक्सेप्टेंस का अगर कॉपी में बना रहे हो, एक्सेप्टेंस इज साइनिंग एंड डिलीवरी। होमवर्क लिख लो। हु कैन बी एक्सेप्टर? सुनो, ड्रॉई तो होता ही है, आपने बचपन से देखा है। ये कुछ और नाम है, आप आने वाले क्लासेस में करोगे। एजेंट ऑफ द ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ये सब मार्क करके रखो। देखो डिटेल्स लेटर, 5th क्लास में होता है, 4th क्लास में होता है। कौन कौन एक्सेप्टर बन सकते हैं, ये सब डिटेल्स 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ये थोड़ा नया चीज है, पढ़ोगे आप 4th क्लास में। एंड एक चीज बताओ, कौन एक्सेप्ट करेगा? क्या माइनर एक्सेप्ट कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को? पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अरे वाह, पढ़ के देखो। रिटन साइन ऑन द बिल कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। अब एक गजब चीज है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल में ना क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोल के भी कॉन्सेप्ट कभी कभी अलाउड होता है, अगर पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज क्वालिफाई? ऐसे तो हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सुने हो ना। यहां एक गजब बात लिख दिया, थियोरिटिकल है, पर आगे लिखता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज यूजुअली कंसिडर्ड एज नो एक्सेप्टेंस। लिख लो क्या होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, दिखाता हूं। हाँ, वही बात, कुछ कंडीशन अटैच कर देता है। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज यूजुअली कंसिडर्ड एज नो एक्सेप्टेंस। Qualified acceptance is usually considered as no acceptance.
पक्का? दिखाऊं एक चीज, अच्छा चीज, इधर देखो, एग्जाम्पल दिया है, होमवर्क लिखो, ये रीड वंस है, होमवर्क लिख लो प्लीज, ये सब एग्जाम्स में, समझ गए ना? 3, 4, 5 टिक करो, पुराने जमाने में एक बार आया हुआ है, रीड वंस लिख दो, हाँ, इसको आप कॉपी में बनाने की दरकार नहीं है, बोर्ड देख लो एक बार, कौन सा, हाँ खास नहीं, नहीं लिखने से भी चलेगा, कॉपी में दरकार नहीं है एक्सेप्टेंस को मेंटेन करना। रीड वंस लिखो, यहां पे एग्जाम्पल दिया है, इधर आओ, समझ जाओगे। होमवर्क लिखो, अभी पढ़ लो, अभी तीनों एग्जाम्पल्स पढ़ो। क्या ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस माने जाएंगे? है तुम्हारे भी क्वेश्चन अगले पेज में, रीड करो क्वेश्चन को, तो आपको उसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। कोई चाहे तो एक्सेप्ट कर भी सकता है, ये लाइन भी आंसर में आ रहा है, बट फिर प्रायर पार्टी, जो उसके प्रायर पार्टीज होंगे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे जब तक उन लोग कंसेंट नहीं देंगे। यानी जिसको इच्छा हो वो एक्सेप्टेंस के लिए भी रेडी है, पार्टी के ऊपर छोड़ दिया। फालतू से एक पॉइंट है, होमवर्क, हाँ हॉलीडे होमवर्क, कभी लंबा छुट्टी पे जाओ पढ़ लेना, फालतू से बोलता है हम तुम पर बिल ड्रॉ किया 5,000 का, तुम बोलता है हम रेडी है 2,000 देने के लिए। क्या ऐसा एक्सेप्टेंस है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। यूजुअली इट इज कंसिडर्ड एज नो एक्सेप्टेंस, बट अगर कोई पार्टी रेडी है, भिखारी टाइप का, अच्छा ठीक है 2,000 ही दे दो, तो ठीक है ले लो। नहीं नहीं, इस बिल के बाबत 2,000 ही हम लेने भी रेडी, आप एक्सेप्ट कर लीजिए बस, ओके। बाकी हो सकता कैश में हो। ये नो है, कोई पेमेंट में कंडीशन नहीं लगाया। और वापस देखो, एक्सेप्टेड बट पेबल एट दिस बैंक, तुम कंडीशन लगा दिया कहां पर, किस प्लेस पर पे होगा, क्योंकि ऊपर जब होमवर्क दिया था ना ये प्लेस ऑफ पेमेंट, और अगर तुम लिख देता है, समझ में आ रहा है? ऊपर देखो एक बार, ये बोगस है, बोगस। सेकंड में लिखा है ही डिक्लेयर्स द पेमेंट, इंग्लिश है टू बी इंडिपेंडेंट, मतलब कोई मेरा कोई कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं, हम दे देंगे आपका पेमेंट। तो इससे अच्छा क्या होगा, कोई क्लॉज नहीं लगाया पेमेंट करने के लिए। ये मार्किंग किया लास्ट, हाउएवर लिखो इन 1988 इट वाज आस्क्ड, मतलब बहुत साल पहले, 1998 मतलब बहुत साल पहले आया हुआ है, तो हम लोग भी डाल देते हैं किताब में। कई होता है ना, अपने पापा ताऊजी का बुक से पढ़ ले, घर के लॉफ्ट में रखा होता है, सर एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन नहीं करवाए तो लो करो, कुछ आनी जानी नहीं है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स योर टुडेज क्लास। अच्छा यहां करेक्शन कर लेना, पॉइंट 3 में इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, नॉट को हटा देना। पॉइंट 3 अगर आपके बुक्स में है ना आंसर का, तुम्हारे उसी पेज में होगा, इट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। इट इज नॉट वर्ड हटा देना, अगर आपकी बुक में है, कोई बुक्स में मैं हटा के आया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास का मेन नाम क्या है? HIDC। इसके सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट हो गए। फिक्टिशियस वाला हम लोग फिर कभी देखेंगे, उतना ग्रेट पॉइंट नहीं है। अगले दिन मैं क्या कराऊंगा सुन लीजिए, कोई अगर दूसरे ट्यूशन से लेट आ रहा होगा थोड़ा सा सुन लीजिए। इंडोर्समेंट वर्ड पढ़े हो अकाउंट्स में? टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट, कैसे कैसे इंडोर्समेंट होता है, नाम, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बट इट इज इजी। दिख रहा है स्क्रीन, देख लो। सपोज हम किसी को ट्रांसफर कर रहा है और हम नाम नहीं लिखा, बस अपना साइन कर दिया। मेरे को बिल मिलने वाला था, हम अपना साइन कर दिया और नाम नहीं लिखा इंडोर्सी का, तो वो कौन सा इंडोर्समेंट है? ब्लैंक इंडोर्समेंट। ब्लैंक इंडोर्समेंट नाम क्यों पड़ा? नेम ऑफ इंडोर्सी इज नॉट रिटन। जब हम नाम लिख देंगे इट इज अ फुल इंडोर्समेंट। तो ये सब कल हम लोग करने वाले नहीं, कल पढ़ेंगे। तो ये इसलिए बता दे रहा हूं, कई लोग लेट आएंगे तो उनका नुकसान नहीं हो। पार्शियल इंडोर्समेंट सुना है? 1,000 का बिल है और हम लिख रहे हैं आई एम इंडोर्सिंग फॉर 400 रुपीज, अलाउड नहीं है, बट कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है। तो ये सब हम लोग कल करने वाला है। तो इवन इफ यू कम लेट, नथिंग टू वरी। और कल हम लोग इनके आने के पहले ये भी हो सकता कर ले, मैच्योरिटी पीरियड सुना अकाउंट्स टीचर से, कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रेस पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपकी बिल पब्लिक हॉलीडे वाले दिन पड़ जाए तो एक दिन पहले माना जाता है वो पेमेंट आएगा। इमरजेंसी हॉलीडे तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे। तो अगर आप लेट भी आ रहे हैं, मैं क्लास टाइम से शुरू कर दूंगा, नथिंग
और सस्पेंस पे मैंने क्लास छोड़ा है, कल क्या होगा फिर मिलेंगे, बाय।